साल पहले अगर आपको कोई बोलता दैट इंडियन स्टॉक मार्केट की पोटेंशियल है कि वह 4,000 का सेंसेक्स 70,000 हो जाएगा, भारत की इकॉनमी दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी और तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकती है, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हर महीने करोड़ों रुपए आएंगे, तो शायद वो मिनॉरिटी व्यू था। मगर आज ये बोलना कंसेंसस व्यू है। मगर 20 साल पहले ऐसा किसने बोला, किसने माना, किसने निवेश करा, किसने सलाह करी? वह थे हमारे साथ मधु केला जी। और आज वह वापस आए हैं यह बताने के लिए कि आने वाले 20 साल के अंदर अगर आपको निवेश करना है क्या करना चाहिए। कल जो बजट का इवेंट है एक छोटा इवेंट है, मगर मार्केट की इंपॉर्टेंस उसकी क्या है और इस मार्केट के अंदर अगर आप डटे रहें, लगे रहें, तो आप पैसा कैसे बना सकते हैं। मधु जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम बिग पिक्चर की बात करेंगे, मगर क्योंकि मार्केट के अंदर कल बजट है और बजट हमेशा माना जाता है जी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, डायरेक्शन मिलता है, दिशा मिलती है। आपके हिसाब से कल बजट इवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? बजट का इम्पोर्टेंस निकुंज बहुत सालों से ना अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि पहले 10-15 साल पहले जब बजट आता था तो दुनिया भर के कोई ड्यूटी चेंजेस होते थे, कोई टैरिफ लगता था, बहुत सारे टैक्सेशन में हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता था। तो काफ़ी अब जीएसटी आ गया, वो रिजीम पूरा जो है वो पूरा ख़त्म हो गया और काफ़ी सारा जो रिफॉर्म है पूरे साल चलता रहता है और सिग्निफिकेंट जो बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में शिफ्ट हो गया है। तो मुझे लगता है भी ये सिर्फ 2 दिन का इवेंट रह गया है बजट, बट अदरवाइज। और दूसरा क्या है, बिकॉज ये 10 साल से यही सरकार है तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, हमको पता है टैक्सेशन में कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं होने वाला है। तो इस साल मुझे लगता नहीं है कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ बजट में होने वाली है। थोड़ा बहुत 2-4 चीज़ जो कुछ यूफोरिक होएगा, वो 2 घंटे की स्पीच होती है, उसमें थोड़ा मार्केट का यूफोरिक मोमेंट होता है इन कुछ कंपनियों में और कुछ सेक्टर्स में। बट मुझे लगता है पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। मुझे गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट में, रेवेन्यू टारगेट में, एक्सपेंडिचर टारगेट में, बोरोइंग टारगेट में कहीं पे कोई बड़ा डिविएशन नहीं लगता है। मधु जी, क्योंकि यह इलेक्शन के पहले का बजट है, अमृतकाल का बजट है, क्या आपको लगता है यह जो बजट रहेगा यह काफ़ी ग्रैंड हो सकता है विजन को लेकर के? टूरिज्म, एनर्जी, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनको लेकर के काफ़ी हिंट्स आ सकते हैं? वो हो सकता है, वो अभी नहीं आएंगे तो जुलाई में वो हिंट आएंगे। वो जो मैं बोल रहा हूँ, जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है, कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्शन है, वो तो रहने वाला ही है। और ये अब अपने को ये नहीं मालूम कि वेदर इस बजट में वो लोग बहुत ज़्यादा बोलेंगे या न्यू गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद बहुत ज़्यादा बोलेंगे। पर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है ये पूरा प्रॉपर फुल प्लेज बजट ही होगा जैसे 2019 का था, एंड उसमें पूरा गवर्नमेंट के पूरा डेटा, पूरा प्लान, सब कुछ ये बजट में बोलेंगे। पीएसयू स्टॉक्स, एक 3 साल पहले उनको कोई देखता नहीं था, इनकी क्षमता को कोई मानता नहीं था, देयर वाज ओनली बैड न्यूज़। अब ये लोकप्रिय हो चुके हैं, एक प्रकार की जातक कथाओं में जैसे हम सुनते हैं ना, घर घर की कहानी हो चुकी है। शेयर बाजार में जब कोई चीज़ घर घर की कहानी हो जाती है तो बोलते हैं कि उससे निकल जाना चाहिए। आपकी राय क्या है? मैं बोलूँगा निकुंज, जो पूरा बास्केट के ऊपर व्यू नहीं लेना चाहिए। तो पीएसयू में कहीं जगह पे तो डेफिनेटली मेरे को बहुत कंफर्ट नहीं है इन्वेस्टेड रहने का या इन्वेस्टमेंट नया करने का। पर वो पूरे पीएसयू बास्केट के लिए वो नहीं बोलूँगा, 2 रीज़न से। क्योंकि सेलेक्ट पीएसयू कंपनियां अभी भी सस्ती है कंपेयर टू उनके प्राइवेट सेक्टर पीयर्स के। जैसे हमने पीएसयू बैंक की बात करी, सेलेक्ट कंपनियों में अभी भी वो क्षमता है कि वो रिटर्न दे सके। दूसरा, एक जोकर इन द पैक जो है वो ये है कि अगर जब नई सरकार आएगी और उन्होंने आके ये बोल दिया कि हम तो जो सरकार की वेल्थ है निकुंज, ये 13 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैप था पीएसयू स्टॉक्स का 3-3.5 साल पहले, अभी वो 50 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। तो सरकार की, और ये गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड होल्डिंग 50-60% होगा पूरे पीएसयू को मिला के, राइट, ज़्यादा ही होगा। तो सरकार की वेल्थ तो काफ़ी बढ़ गई है। अब सरकार इसको कई तरीके से मोनेटाइज कर सकती है, पर अगर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको पीएसयू का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना है और 4-5 कंपनियों का भी डिसइन्वेस्टमेंट हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये पार्टी रुकने वाली है। एंड अनडाउटेबली ये लीडर्स रहे हैं इस बुल मार्केट के। पूरा और कोई सेक्टर नहीं है जिसमें 4 गुना पैसा पूरे सेक्टर में हो गया। तो ये लीडर्स रहे हैं इस बुल मार्केट के।
तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप PSU पूरा बेच दो। एट द सेम टाइम ये मैं नहीं बोलूँगा कि बिकॉज इतनी फ्रेंजी है आपका पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ PSU स्टॉक्स का होना चाहिए। अपन ओपन माइंड से उनको इवेलुएट करते रहो। जहाँ जहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं लगता है उनको बेचो, पर जहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगता है वहाँ पे लेना ही। तो अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी PSUs में देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेलवेज में सेफ्टी नहीं है, डिफेंस में कम है और बैंक्स में भी ज़्यादा है? आप बोल सकते हैं, मेरा भी वही व्यू है कि रेलवे स्टॉक्स में कम है सेफ्टी अभी, डिफेंस स्टॉक्स भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, वहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, पर बैंक्स में है, कुछ ऑयल कंपनीज में होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में होगा, सेलेक्ट PSU नेम्स में अभी भी कंफर्ट है। तो आप हमेशा बोलते हैं दैट गुड न्यूज़ एंड गुड प्राइस रेयरली कम्स टुगेदर। एब्सोल्युटली। अभी न्यूज़ बहुत अच्छी है, हाँ, माहौल अच्छा है, बराबर है, मगर क्या प्राइसेस खराब है? पक्का है। निकुंज जी, इसमें क्या है ना, मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल हो गए? 30-32 साल हो गया मुझे। अब ये मैं ये देखता हूँ कि जब कभी इस टाइप का कंसेंसस हो जाए ना, तो हमको एक साइड में रह के एक बात जरूर सोचनी चाहिए कि अपने को मार्केट नॉक तो देगा नहीं अपने दरवाजे पे आके कि मैं करेक्ट करने वाला हूँ, पर वो करेक्शन हो सकता है। जी जी। क्या रीजन से होएगा हमको मालूम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्शन होगा, पर इतना पैसा बनने के बाद हमको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर कल हुआ तो एक तो हमको क्या खरीदना है, राइट, और दूसरा हमको इस सब गुड टाइम में, इन सब यूफोरिया में अभी बड़ी गलती नहीं करनी है। तो बड़ा कोई लिवरेज नहीं करना है, बड़े कोई FNO की पोजीशन नहीं बनानी है, हमको बड़ी गलती नहीं करनी है वो फोमो में आके, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी गलतियां अच्छे टाइम पे होती जो राकेश जी कहते थे, बुरे टाइम पे तो हमेशा आदमी केयरफुल ही रहता है, राकेश जी हमेशा अच्छे टाइम पे। जी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं इस वक्त कॉग्निजेंट हूँ कि मुझे नहीं मालूम अभी आएगा करेक्शन कि 6 महीने बाद आएगा कि 1 साल बाद आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा तो बहुत अच्छा है, अपने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टेड ही है, पर मैं वो पॉसिबिलिटी मेरे बैक ऑफ माइंड में है कि अगर करेक्शन आता है तो स्टिल आई शुड बी इन अ गुड शेप, और मेरे पास कुछ कैश होना चाहिए जो मैं अगर करेक्शन आता है तो डिप्लॉय कर सकूँ। मतलब अगर इंडिया की लोकप्रियता इतनी अच्छी है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस समय क्यों बेच रहे हैं? वो उसके डिफरेंट रीजन से, एक तो इमर्जिंग मार्केट का पूरा जो फेड है ना, चाइना में इतना पैसा लोगों का नुकसान हुआ, रशिया में पूरा मार्केट ही खत्म हो गया, राइट। तो जो वहाँ पे ना कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर सिर्फ इंडिया में पैसा नहीं लगाता है, वो पूरे इमर्जिंग मार्केट बास्केट में पैसा लगाता है। तो आप अपना पोर्टफोलियो इमेजिन करो कि अगर आपका 100 में 80% पोर्टफोलियो खराब कर रहा है या 70% पोर्टफोलियो खराब कर रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, राइट। तो वो एक रीज़न है कि फॉरेन इन्वेस्टर, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट पूरा बास्केट अच्छा नहीं कर रहा है, और ऑब्वियसली जिन लोगों ने सपोजिंग अब मैंने 100 रुपये का वेटेज लेके रखा था, और लेट से चाइना का वेटेज 25 वाला 12 हो गया या 10 हो गया, अगर मैंने इंडिया का कुछ भी नहीं बेचा तो ऑब्वियसली मेरा इंडिया का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप कोई चीज़ को ट्रैक कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं रख सकते हो, उसकी वजह से बिकॉज वो मार्केट नीचे जाते हैं, इंडिया के मार्केट में भी सेलिंग आती है। आखिरी 3-4 सवाल जो इस ऑडियंस से आपसे समझना चाहिए। हम एक ज़माने में हज़ारों इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, लाखों करोड़ों हो चुके हैं, तो अब करोड़ों लोग आपसे जानना चाहेंगे कि इफ़ लक मेड मनी in 2022 and 2023, do you think 2024 के आगे में it will be skill and it will be risk management? मुझे लगता है हमेशा ये स्किल है। अच्छा। उस समय 2021 में बड़ा स्किल इन्वॉल्व था, मतलब कोरोना के सामने आके अगर आपको शेयर लेना था, लक तो फेवर कर ही रहा है। मुझे लगता है ये पैसा बनाना नहीं, कुछ 800 करोड़ आदमी पूरी दुनिया के एक चीज में यूनानिमस है कि सबको पैसा बनाना है, राइट। तो पैसा बनाना कभी भी आसान नहीं होता है। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फेथ अलग अलग होती है, पर मनी को लेकर कॉमन कंसेंसस है। वो हमें जब हम पीछे देखते हैं तो हमको लगता है वो आसान समय था, पर आसान समय कभी भी नहीं होता है। दूसरा मैं ये बोलूँगा, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और अगर तो इक्विटी में फेथ रखिए। इस कंट्री के ऊपर 5, 10, 15 साल का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत तेजी का है। मुझे लगता है ये $4 ट्रिलियन की जो GDP है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवोस में जाके बोला है कि उनका एस्पिरेशन है कि 100वां आज़ादी का जब साल होगा 2047 में,
इंडिया की जीडीपी 35 ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंटेशन है, मैं बोल रहा हूँ। मुकेश भाई बोल रहे हैं कि 40 ट्रिलियन होगी, गौतम भाई बोल रहे हैं कि 38 ट्रिलियन होगी या 30 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन होगी। तो ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, राइट। तो वो कॉन्टेक्स्ट में अगर अपन देखें तो हमको फेथ रखना होगा। दूसरा मैं क्या बोला, अगर आप साइड में रह गए हो, राइट, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो बाजार का करेक्शन आपका एक ही होप है कि आप उसमें पैसा डाल सकते हो। तो अब पैसा क्यों डाल पाओगे उस समय जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ मुझे लंबे समय के लिए ये इस एसेट क्लास में रहना है। तो जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, उनको डेफिनेटली इक्विटी का एलोकेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज मार्केट्स बढ़ गए। पर जिन लोग रह चुके हैं, और हमको मालूम है बहुत सारे लोग रह चुके हैं जो इक्विटी में है भी, उनका जो प्रपोर्शन इक्विटी में होना चाहिए निकुंज, वो प्रपोर्शन तो नहीं है। तो जो लोग रह चुके हैं, करेक्शन ही एक उनका होप है कि भाई जब कभी कभी करेक्शन आएगा तो हम डालेंगे पैसा। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रह के रखो कि जो भी बाजार करेक्शन देता है उसमें डिप में लेना ही है। और उस समय यूएस जीडीपी, ग्लोबल मैक्रो कंसर्न, वो होएगा उस समय ध्यान मत दो। मैं उस समय तो 10 कंसर्न होगा, पर उस समय अगर आप कंसर्न में रहोगे तो सिर्फ हमेशा कंसर्न में रहोगे, फिर तो आप गलत टाइम पे ही खरीदोगे ना। मुझे यू राइटली सेड, या आपको अच्छी न्यूज मिलेगी या अच्छा भाव मिलेगा। जब न्यूज बहुत अच्छी है तो भाव उतना अच्छा नहीं होगा, जब भाव बहुत अच्छा है तो न्यूज अच्छी हो ही नहीं सकती। पर न्यूज तो सर अब सब कह रहे हैं अमृतकाल आ गया हिंदुस्तान का, न्यूज तो बहुत अच्छी है, न्यूज अच्छी रहेगी। न्यूज तो अमृतकाल में निवेश कैसे करें? नहीं, निवेश वही मैं बोल रहा हूँ ना निकू, जब ये अमृतकाल के बीच में ये कोरोना आया ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपको यूक्रेन रशिया हुआ, लास्ट मार्च में कितना बड़ा करेक्शन आया, मिड कैप पूरे जोमैटो, पेटीएम सब शेयर गिरे थे, पूरे शेयर गिरे। तो मार्केट का धारा है, ये कभी भी परपेचुअली ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये आपको चांस देता ही रहता है। क्वेश्चन है कि आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। पर टच वुड, आपको 32 साल हो गए हैं, आपको देख के लगता नहीं कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, सेहत का क्या तरीका है? आपसे सीखता हूँ। अरे नहीं जी आप बड़े भाइयों में छोटा भाई हूँ। आप तो 21 साल के लगते हो। आप बड़े भाई, छोटा भाई मैं हूँ। पर थैंक यू वेरी मच, आपसे हमेशा सीखते हैं और दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि मार्केट में क्या करना चाहिए। शुक्रिया मधु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।